ये है तुम्हारा डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। ये ब्रॉगली नहीं होता है, साइंटिस्ट का नाम है लुइस डी ब्रॉय। लुइस डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले एक टर्म लिख लो, मैटर वेव्स। मैटर वेव्स किसको कहते हैं उसके बाद मैं बताता हूँ कि डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या है। मैटर वेव्स देखो एक लाइन में, मैटर वेव्स देखो, द वेव्स और द वेव associated with a moving matter is known as matter waves. देख लिया क्या? देखो, तो सबसे पहले मैटर वेव्स क्या होता है कि मैटर वेव्स में अगर कोई आपका एक मूविंग मैटर है, जैसे ये तुम्हारा मैटर है, कोई भी पार्टिकल हम लोग ले लेते हैं, क्लियर है? ये तुम्हारा मैटर है, तो इसका कुछ मास होगा ना। मास एक प्रॉपर्टी है, किसी भी पार्टिकल के पास मास है। और अगर ये मोशन में, क्या है? मोशन में, तो इसके पास क्या होगा? मोमेंटम। क्या होगा? मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, अगर किसी भी पार्टिकल की मैं बात करता हूं तो m इंटू v। मास है, मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टिकल और एवरी पार्टिकल, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी पार्टिकल। हर एक पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग मास से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ना? अब देखो, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या होता है ना, ये बताता है ड्यूअल नेचर के बारे में। किसके बारे में बताता है? ड्यूअल नेचर। यहां ध्यान दो, देखो ड्यूअल नेचर करने का मीनिंग क्या होगा? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस या मैटर बोलो, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस या बोलो मैटर। तो किसी भी रेडिएशन के पास दो नेचर होता है। कितना नेचर होता है? दो नेचर। ड्यूअल का मतलब तुम बोलो टू नेचर होता है। एक जो नेचर हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल नेचर। क्या बोलते हैं? पार्टिकल नेचर। क्लियर है ना? मतलब जितना भी रेडिएशन है वो बेसिकली पार्टिकल नेचर को शो करेगा। किसको शो करेगा? पार्टिकल नेचर। अब कैसे तुम बोलोगे कि कोई भी एक जो वेव है या रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है? तो ये तुम्हारा एस्टैब्लिश किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था ना, अभी हम लोग जस्ट पढ़ ही चुके हैं। ये अगर तुम्हारा किसी मेटल का शीट है, ये तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस पे जब रेडिएशन गिरता है, एक सफिशिएंट एनर्जी का अगर इस पे तुम रेडिएशंस को गिराओगे ना, अरे बोलो यार, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर, अरे बोलो यार, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिप्लेस हो रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि एक पार्टिकल ही दूसरे पार्टिकल को रिप्लेस कर सकता है। जैसे तुम जिस पोजीशन पे बैठे हो, जहां पे बैठे हो, उधर से कोई आदमी आया, तुमसे टकराया, तुमको वहां से उठा दिया, खुद बैठ गया। अरे हाँ या नहीं? इसका मतलब है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है। तो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन वाज एक्सप्लेन्ड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ही बताता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या रेडिएशन। तो टू नेचर पहला हो गया पार्टिकल नेचर और दूसरा हो गया वेव नेचर। क्या हो गया? वेव नेचर। क्लियर है ना? इसका मतलब जो रेडिएशंस होता है, जैसे लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल ने बताया था लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एक वेव है, लाइट भी एक रेडिएशन है, तो इसके पास वेव नेचर भी होगा। क्या होगा? वेव नेचर। तो डी ब्रॉय जो साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, लुइस डी ब्रॉय, ब्रॉगली नहीं, इनका प्रोनाउंसिएशन होता है डी ब्रॉय। तो इन्होंने बताया कि कोई भी जो आपका रेडिएशन होगा उसके पास क्या होगा? ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर करने का मतलब उसके पास पार्टिकल नेचर भी होगा और क्या होगा? वेव नेचर। हाँ या नहीं? और ये जो उन्होंने बताया कि ड्यूअल नेचर, उसके लिए उसने दो थ्योरी दिया, दो एजम्पशंस दिए। पहला बताया कि नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर सिमेट्रिकल होता है। नेचर क्या होता है? सिमेट्रिकल। तो अगर एक रेडिएशन, यहां ध्यान दो, अगर रेडिएशन वेव नेचर को शो करा है, किसको शो करा है? वेव नेचर, यानी वो एक वेव है। तो वेव में क्या होता है? वेव में पार्टिकल्स का क्या होता है? ऑसिलेशन। क्या होता है? ऑसिलेशन। अगर रेडिएशन वेव नेचर को शो कर रहा है तो ये पार्टिकल नेचर को भी शो करेगा। किसको शो करेगा? पार्टिकल नेचर, क्योंकि वेव किससे बना होता है? और वेव कैसे आपका प्रोड्यूस होता है? बाय द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम।
हाँ या नहीं? Yes, sir. अरे हाँ या नहीं? तो पहला जंक्शन था नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर लव्स सिमेट्री। कोई भी चीज होता है नेचर में वो सिमेट्रिकल होता है। तो यहां से हम लोग मैटर वेव्स का हम लोग कितना होगा, मैटर वेव्स या डी ब्रॉय वेव्स भी बोलते हैं इसको, मैटर वेव बोलो या डी ब्रॉगली वेवलेंथ, बाद में पढ़ूंगा मैं। तो देखो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है, यहां ध्यान देना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अगर वेव है तो वहां वेवलेंथ का भी कॉन्सेप्ट रहेगा ना। तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लैम्डा, वो होता है h/p, इसके इक्वल h/p। लैम्डा आपका क्या है, लैम्डा आपका है वेवलेंथ, लैम्डा क्या आपका वेवलेंथ, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, और p है आपका लीनियर मोमेंटम। p क्या है लीनियर मोमेंटम, p इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम। अब देखो इस इक्वेशन से दोनों नेचर को तुम स्टैब्लिश कर सकते हो। लैम्डा हो गया, तो बोलो यार, तो लैम्डा इज इक्वल टू h कांस्टेंट हो गया, मोमेंटम हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अरे बोलो यार, देखो मास नहीं आ गया, लैम्डा आपको रिलेट कर रहा है वेवलेंथ से, किसे रिलेट कर रहा है वेवलेंथ से। वेवलेंथ कहां से आएगा, जब वेव की हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे वेव की। और m इंटू v लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम किसका होता है, लीनियर मोमेंटम पार्टिकल का होता है जब वो मोशन में, और मास किससे रिलेटेड है, पार्टिकल से। कैसे पार्टिकल से, तो देखो पार्टिकल और वेव, पार्टिकल और वेव दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है, दोनों क्या कर सकता है एक साथ एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब एक रेडिएशन के पास वेव नेचर भी है और कैसा नेचर है पार्टिकल नेचर। ये इक्वेशन बताता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। कोई दिक्कत है क्या, ड्यूअल नेचर तो उतना तुम्हें पढ़ना नहीं है, सिंपल सबसे पहले याद रखना है कि मैटर्स वेव्स किसको बोलते हैं। मैटर वेव्स कहता है कि अगर कोई भी मूविंग मैटर है, मूविंग मैटर है, जैसे हम लोग भी अगर मोशन में, जैसे अर्थ भी मोशन में ना, बोलो यार, तो अर्थ का जो मोशन है तो वो भी एक वेव को जनरेट करेगा, लेकिन वो वेव को हम लोग जनरेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा लार्ज बॉडी है जिसका मास क्या है बहुत ज्यादा। अरे हाँ नहीं, यहाँ पे ध्यान दो, अगर mv ज्यादा होगा तो लैम्डा क्या होगा कम, और अगर लैम्डा कम होगा तो हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करता हूँ, फंडामेंटल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, या ऐसे पार्टिकल जिनका मास कम है तो उनका मोमेंटम कम होगा तो वेवलेंथ क्या होगा ज्यादा, इसलिए हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। इसलिए कोई भी आदमी अगर जाता है तो उससे जो वेव निकलता है वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या है कम। लेकिन जो पार्टिकल्स है लाइक इलेक्ट्रॉन या अदर जो आपका फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनका वेवलेंथ अच्छा खासा होता है जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया ना। तो सबसे पहले नीचे लिखना है, लिखो लिखो द वेवलेंथ ऑफ अ मैटर वेव, द वेवलेंथ ऑफ अ मैटर वेव, या ब्रैकेट में लिखो डी ब्रॉय वेवलेंथ। मैटर वेव कोई मैटर वेव्स भी बोलते हैं या डी ब्रॉय वेव भी बोलते हैं। द वेवलेंथ क्या लिखो, द वेवलेंथ ऑफ अ मैटर वेव, ब्रैकेट में लिखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू lambda is equal to h/p, lambda is equal to h/p, ठीक है। lambda यहाँ पे लिख लो, lambda is equal to wavelength, फटाफट लिखो। h is equal to Planck's constant, और p आपका क्या है, p आपका है लीनियर मोमेंटम, p क्या है लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर क्या है 1, क्लियर है? अरे हाँ या नहीं। अब हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं, इधर ध्यान दो, हम लोग दूसरा एक रिलेशनशिप निकालते हैं। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की मैं बात करता हूं, यहां ध्यान देना थोड़ा सा। लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अरे बोलो यार, इसका मतलब P इज इक्वल टू क्या हुआ mv, बोलो यार। और अगर काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करता हूँ, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम लोग Ke से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं Ke, और Ke कितना होता है हाफ इनटू m इनटू v स्क्वायर। चलो ये दोनों के बीच रिलेशनशिप निकालो। हाँ तो देखो इधर ध्यान दो, Ke इज इक्वल टू हाफ m इनटू v स्क्वायर, m से मल्टीप्लाई करते हैं m से डिवाइड करते हैं, तो m इंटू m क्या हो जाएगा m स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी Ke विल बी इक्वल टू हाफ m इंटू m हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर बाय m।
अरे होगा ना, यस सर। एकदम आसान है। यहाँ ध्यान दो 1 मिनट के लिए, बस तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ गया m इंटू वी का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, हाँ है ना, डिवाइडेड बाय 2 इंटू m, है ना। m इंटू वी क्या है, लिनियर मोमेंटम, तो ke इज इक्वल टू आ गया p स्क्वायर बाय 2m। तो ये रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी और लिनियर मोमेंटम के बीच। काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो अगर लिनियर मोमेंटम दिया हुआ है। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 2m इंटू ke। अगर मैं p सिर्फ निकालना चाहूं तो मेरे पास हो जाएगा 2m इंटू ke अंडर रूट। बोलो यार, यस सर। चलो इस इक्वेशन से आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी लिख सकते हैं। h और p का वैल्यू रिप्लेस करो, लैम्डा इज इक्वल टू h और p को रिप्लेस करो अंडर रूट 2m इंटू k। एक और फॉर्मूला आ गया वेवलेंथ निकालने का अगर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ तो। अरे कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी लिनियर मोमेंटम तो होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा ना। अरे कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसका पास तो लिनियर मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ इलेक्ट्रॉन, अब जो भी पार्टिकल उसका अगर मास दिया हो, काइनेटिक एच तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से तुम क्या देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के। बोलो यार, Yes. ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ग्राफ भी। यहाँ पे लिनियर मोमेंटम का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो अगर लैम्डा वर्सेस, यहाँ ध्यान दो, लैम्डा वर्सेस अगर p डिनोट करो तो ये भी ग्राफ नीचे आएगा, हाँ या नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये होता है। और अगर लैम्डा वर्सेस के भी मैं प्लॉट करूं तो भी ग्राफ ऐसे आएगा, अंडर रूट में आएगा। अरे हाँ या ना। देखो और भी हम लोग करते हैं, देखो जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पढ़ रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में हम लोगों ने क्या देखा था, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में हमने देखा था, फिर से मैं क्विकली एकदम तुम्हें बता रहा हूं कि ये तुम्हारा किसी भी मेटल का सरफेस है, ये तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस पे तुम एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी ऑफ रेडिएशन और एनर्जी ऑफ लाइट इस पे गिर रहा है, जो कि इसके मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है जिसके कारण निकल जा रहा है इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा अगर दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तेजी के साथ उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ले रहा हूँ, है नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। बोलो यार, अगर इसी को तुमको स्टॉप करना है तो उसके अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ता है ना। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेरी गुड। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर जिस पोटेंशियल पे आपका इलेक्ट्रॉन रुक जाता है उसको बोलते हैं V0, वर्क डन W, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है E, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E इंटू V0। बोलो यार, इतना काम करना पड़ेगा। अरे बोलो यार, तो इस दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल रहा है, अरे है नहीं, उसको अगर हमको स्टॉप करना है तो मुझे काम करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, E इंटू V0। तो यहाँ से भी हम लोग एक और रिलेशनशिप निकाल सकते हैं लैम्डा का। लैम्डा इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट 2m इंटू के था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कर लोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू h अंडर रूट 2m इंटू e इंटू V0। देखो मास कांस्टेंट रहेगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या कर सकता है, चेंज। यहाँ से फिर से तुम बोल सकते हो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट V0। अरे बोलो यार, हाँ सबके टर्म में ला सकते हैं। ये तुम्हारा बेसिक काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो दोनों सेम है। हाँ सेम है, ठीक है। Same time मतलब के हम निकाल E इंटू V0 सेम है के काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो निकाले थे। हाँ वही वैल्यू पुट करती है यहाँ पे, अंडर रूट 2m के ही है ना, तो के का वैल्यू रिप्लेस कर दिए E इंटू V0। क्लियर है, ये तो कंप्लीट तुम्हारा एक्सप्लेनेशन हो गया। तो सर यहाँ जो वर्क डन किया वही मेरे को काइनेटिक एनर्जी होगी। हाँ वही, वर्क डन और एनर्जी क्या है, सेम है ना। अरे है नहीं, Yes, sir. बस वही, इसलिए हम लोग बस ये फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में। हम लोग क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहला तुम्हारा क्या है, सबसे फर्स्ट जो मैंने बताया था इसमें, क्लियर है ना, इधर सबसे पहला जो इसमें फॉर्मूला हम लोग फोटोन के बारे में जब स्टडी किए थे तो फोटोन का वेवलेंथ कितना होता है या मोमेंटम कितना होता है, तो आपको याद रखना है मोमेंटम ऑफ फोटोन P इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, ये होता है। ये आपका बता रहा है, P आपका बता रहा है मोमेंटम ऑफ फोटोन, क्लियर है। उसके बाद मैंने बताया था दूसरा इंटेंसिटी, क्या बताया था, इंटेंसिटी कितना होगा किसी भी रेडिएशन का,
तो इंटेंसिटी को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, बताए थे एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये है इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो देखो एनर्जी क्या होता है, वर्क डन। एनर्जी क्या होता है, वर्क डन। तो इसको बोल सकते हो वर्क डन बाय टाइम इनटू एरिया। अरे बोलो, इस फॉर्मूला में भी लिख सकते हो। और वर्क डन पर यूनिट टाइम को पावर कहते हैं, क्या बोलते हैं, पावर बाय ए। ये इंटेंसिटी का मैंने डेफिनेशन बताया था। सिंपल फॉर्मूला है। थर्ड मैंने बताया था नंबर ऑफ फोटॉन्स इमीडिएट पर यूनिट टाइम। अगर कोई भी तुम्हारा सोर्स ऑफ रेडिएशन है या लाइट है तो कितना फोटॉन्स इमिटेड होगा पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम। अगर स्मॉल एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल एन इज इक्वल टू बताते हैं 5 × 10⁻24 p × लैम्डा, जहाँ पे p है पावर ऑफ सोर्स, जिस सोर्स से लाइट निकल रहा है और उस लाइट का वेवलेंथ p × लैम्डा। ये मैं बताया था। सर इसको प्लैंक्स कांस्टेंट भी तो लिख सकते हैं फिर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये आसान है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। उसके बाद देखो इधर ध्यान दो, फोर्थ में हम लोग ये देखे थे कि इलेक्ट्रॉन इमिशन कब होता है। अगर ये तुम्हारा मेटल का सीट है, सब लोग यहाँ ध्यान दो, ये तुम्हारा मेटल का सीट है, तुमने इस पे क्या दिया, रेडिएशन को दिया, क्या दिया, रेडिएशन गिराया, या इस पे एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, ये एनर्जी फोटोन का, रेडिएशन लाइट का, तो फोटोन का एनर्जी होता है E = hν, H प्लॉन्क्स कांस्टेंट, न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है, E = hν, न्यू को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी लिख सकते हो hc/λ। और अगर ये एनर्जी, इसके जो मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उससे तुमने ज्यादा दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन इमिशन, फाई नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाई नॉट, वर्क फंक्शन। तो फाई नॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h × न्यू नॉट। h आपका कांस्टेंट है, न्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन फाई नॉट को बोलते हैं वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन का मीनिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वर्क फंक्शन कहलाता है कि कितना इसको मिनिमम एनर्जी दें इलेक्ट्रॉन को कि इलेक्ट्रॉन जस्ट इससे निकल जाए, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये आपका फॉर्मूला आ गया। सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब भाई सेम ना फ्रीक्वेंसी है ना, उतना नाम। हाँ, फ्रीक्वेंसी एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं। अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम डालोगे, फ्रीक्वेंसी देखो रिलेटेड नहीं, फ्रीक्वेंसी वेव से रिलेटेड है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। देखो एनर्जी किससे रिलेटेड है, यहाँ देखो E = hν। तो यहाँ पे देखो अगर फ्रीक्वेंसी तुम बढ़ा रहे हो तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। यानी फ्रीक्वेंसी रिलेटेड किससे, एनर्जी। तो अगर तुम फ्रीक्वेंसी कम रखो तो एनर्जी जो दे रहे हो वो भी कम है, हो सकता है कि उस एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले। तो जिस एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये एनर्जी ही है और ये एनर्जी इसका पार्ट है, समझ में आ रहा ना। इतना एनर्जी दिया, सपोज 10 जूल दिया, इसको 2 ही जूल चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो 2 जूल ये ले लिया, बाकी जो हुआ वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके निकल गया। 8 जूल का एनर्जी लेके काइनेटिक एनर्जी, हाँ मैक्स। उसके बाद जो बाहर निकलेगा वो काइनेटिक एनर्जी के साथ, मैं मानता हूँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला। अगर इसी को बैलेंस करना चाहो तो इसी को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एनर्जी E दिया, ये यूटिलाइज हुआ वर्क फंक्शन में, और साथ में इलेक्ट्रॉन ने अपना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ भागा, तेजी से भागा इलेक्ट्रॉन। अरे है ना, निकलने के बाद ये कैच से आजाद होने के बाद ये तेजी से भागा। तो यहाँ पे E = hν भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो फाई नॉट। और काइनेटिक एनर्जी को मैं बताया था इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो, E × V0। जो इलेक्ट्रॉन ये निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जिस पोटेंशियल पे इसको अगर रिपेल कर दोगे, नेगेटिव है, अगर यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिए तो नेगेटिव क्या होगा, रिपल्सन ना। अरे बोलो यार, कैसा स्टेज आगे तो रुक भी सकता है, E × V0 है ना। और अभी मैंने बताया था डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा = h/p, है नहीं। P को रिलेट किए थे काइनेटिक एनर्जी से 2m/k, और अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करोगे तो 2m × E × V0। ये रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, के = बताए थे p²/2m। तो इतने फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो तुम्हारा जो बेसिक है इस क्लास के जो प्रॉब्लम्स है, इस चैप्टर के जो प्रॉब्लम्स है डुअल नेचर का, वो तुम्हारा डन हो जाएगा। यही बस फॉर्मूला तुमको सारे के सारे प्रॉब्लम्स में यूज करना।
मैक्सिमम यही, इससे ज्यादा एक भी प्रॉब्लम नहीं है जो इससे तुमको बाहर से फॉर्मूला पूछे।